जय हिंद साथी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, जम के लगे होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एस एस जी डी और एस एस सी एम टी एस के लिए। ओके दोस्त, तो आप सभी जैसा कि वाकिफ है हर चीज़ से कि हम लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं, एस एस जी डी और एम टी एस की। आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं इतिहास की तैयारी, और इतिहास में हम लोग धीरे धीरे आधुनिक इतिहास पर आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? आप बोलेंगे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं किस पे? आधुनिक इतिहास पे। अब आधुनिक इतिहास में क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें बातें कर लेते हैं। आधुनिक इतिहास में हम लोग आ चुके थे। हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर? आप कहेंगे हम लोग आ चुके हैं किस पे? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन मैंने आपको 2 वीडियो इसकी बन चुकी है। इसमें हम लोगों ने समझाया है, मैंने आपको समझाया कि क्या-क्या है, कैसे-कैसे यूरोप लोग आए, कौन-कौन सी कंपनियाँ भारत आई, कैसे-कैसे आई। जैसे आई, पहले हम बात कर लेते हैं, पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर उसके बाद डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, ऐसे-ऐसे करके बहुत सारी कंपनियाँ भारत आई। ओके, तो अब ये कंपनियाँ आ चुकी थी, अब ये रहीं कैसे, उन सब के कार्य के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पुर्तगाली का जब पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ पुर्तगाली का कुछ भाग हम लोगों का बच गया था, तो उस भाग को हम लोग आज क्लियर कर देते हैं, पुर्तगाली का। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा? इतिहास। इतिहास है। ओके दोस्त। वाई? राजेश। आर एस का मतलब रोजगार सारथी। ओके दोस्त, तो रोजगार सारथी के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए, हम लोग किसको कवर कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे ब्रिटिश विदेशी कंपनियों का आगमन, या बोलेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो बोलेंगे विदेशी शक्तियों का आगमन। विदेशी शक्तियों का आगमन कहाँ पर? आप बोलेंगे भारत में। भारत में क्या हुआ? भारत में विदेश शक्तियों का आगमन हो गया। ओके दोस्त, ये क्लियर है? बोलेंगे भैया जरूर क्लियर है। आज हम लोग इसको ही पढ़ रहे थे। हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? पुर्तगाली में हम लोग आ चुके थे। बास्को डिगामा को हम लोग जान लिया था कि बास्को डिगामा भारत आया था। कब आया था? 1498 में आया। फिर कब आया? 503 में, 1503 में आया। फिर कब आया? फिर 1524 में आया। 1524 में क्या हुआ था? उसकी डेथ हो गई थी, मर गया था। ओके, डेथ हो गई थी। कैसे आया था? आप बोलेंगे समुद्री रास्ते से आया था। कौन सा रास्ता खोजा था? आप बोलेंगे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। ओके दोस्त, बोलेंगे पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सब लोग याद आ रहा है? रिवाइज हो गया? चलिए अब आगे कार्रवाई करते हैं कि उसके बाद एक व्यक्ति आया जिसने नीति चलाई। कौन सी नीति चलाई? आप बोलेंगे शांत जल की नीति। किस व्यक्ति ने शांत जल की नीति चलाई? आप बोलेंगे भैया शांत जल की नीति चलाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको बताओ वो कौन व्यक्ति था? सब जानते हैं कौन था? अल्मीड़ा था क्या? बोलेंगे भैया हाँ, उसको कहते हैं दी अल्मीड़ा। ओके, दी अल्मीड़ा, जो कि शांत जल की नीति उसने चालू करी। शांत जल की नीति चालू कर दिया, हाँ जी भैया, शांत जल की नीति कर। अब इस शांत जल की नीति को खत्म कौन करेगा? दी अल्मीड़ा तक हम लोग कवर कर चुके थे। अब इसके बाद जो सेकंड गवर्नर जनरल आता है भारत में, वो कौन होता है? वो होता है, आप कहेंगे वो भैया, वो गवर्नर जनरल हो गया कौन सा? अल्फांसो डी अबू कर्क। कौन सा? अल्फांसो डी अबू कर्क। क्या हो गया? अल्फांसो डी अब्बुल कर्क। ओके दोस्त, तो अल्फांसो डी अल्बुल कर्क, ये क्या हो गया? ये सेकंड गवर्नर जनरल हो गया भारत पे आने वाला। क्या बोलेंगे? सेकंड गवर्नर जनरल हो गया भारत पे आने वाला, भारत में आने वाला। इसने क्या किया? भारत पे आया तो भैया ये क्या करता है? ये सबसे पहले तो ये सेकंड गवर्नर जनरल है, इतना जान लो। क्या हुआ? सेकंड गवर्नर था। ओके दोस्त, इसने क्या किया? इसने जो शांत जल की नीति थी, जिसे डी अल्मीडा ने लागू किया था, उसको क्या इसने समाप्त कर दिया। शांत जल की नीति को क्या किया? नीति क्या की? समाप्त की। ओके दोस्त, ये कर दिया। कौन सी नीति? शांत जल की नीति इसने समाप्त कर दी। फिर क्या हुआ? एक बात आती है जो कि 1510 की आती है। 1510 में क्या हुआ? 1510 में एक जगह थी जिसका हम लोग जानते हैं गोवा। गोवा को क्या हुआ? इसने छीन लिया। किससे छीन लिया? आप कहेंगे आदिल शाह यूसुफ से। आदिल शाह यूसुफ से इसने गोवा को छीन लिया। बोला कि गोवा अब हमें दो, गोवा हमें दो। तो क्या किया? 1510 में क्या किया? 1510 में बीजापुर, बीजापुर के आदिल शाह, आदिल शाह कहाँ के थे? बीजापुर के थे।
बीजापुर के बीजापुर के क्या बीजापुर के आदिल शाह। आदिल शाह यूसुफ। कौन थे? आदिल शाह यूसुफ। आप कहेंगे यूसुफ। यूसुफ से क्या किया? गोवा छीन लिया। क्या किया? गोवा छीना। छीना किसने छीना? आप कहेंगे पुर्तगाली ने गोवा को छीन लिया था। और तो यहाँ तक बोलेंगे भैया, नो डाउट क्लियर हो चुका है कि आदिल शाह ने क्या किया? गोवा को छीन लिया। सॉरी, आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। किसने? अब्बू कल्क ने। डी अब्बू कल्क। कब छीना? 1510 में। फिर क्या हुआ? 1530 में इन्होंने क्या किया? इसको गोवा को ही इन्होंने 1530 में राजधानी घोषित किया। गोवा को 1530 में क्या बना लिया? राजधानी बनाया है। धानी बन गई। गोवा से तो इसमें इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। फिर क्या आगे क्या कार्रवाई करी? फिर क्या हुआ? 1535 की बात करते हैं। 1535 में वो द्वीप पर अधिकार पूर्ण अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया। इस कौन सा गोवा द्वीप पर जो था, इन लोगों ने पूर्ण तरीके से अपना अधिकार ले लिया कि अब गोवा द्वीप हमारे अंडर है, हमारे क्षेत्र के अंदर आ गया। क्या किया? 1565 में पूर्ण अधिकार। अधिकार किस पर? द्वीप पर। ओके दोस्त, तो गोवा द्वीप पर इनका पूर्ण अधिकार हो गया। कब हुआ? 1530 में। फिर कब हुआ? 1539 की। अब बात करते हैं 1539 में। 1539 में क्या हुआ? कौन से? 1539 में लोगों ने क्या किया? तो दीव व दमन क्षेत्र है उसको कब्जा करना शुरू किया। इनने दमन क्षेत्र पर अधिकार कर दिया, पूरा अपना कंट्रोल में ले लिया इनको। कब ले लिया? 1539 में। दमन पर, दमन क्षेत्र पर कब्जा। अधिकार। अधिकार किया। ओके दोस्त, तो क्या किया इन्होंने? पूरा अधिकार कर लिया। पूर्ण अधिकार कब किया? आप बोलेंगे 1539 में। 1593 में। 1539 में इन लोगों ने पूरी तरीके से इनको कंट्रोल में आ गया। ये कौन सा? दमन क्षेत्र। अच्छा भैया, दमन क्षेत्र पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में आ गया? बोले हाँ भैया, पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में आ चुका था। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? पुर्तगालियों के भारत में देन। पुर्तगाली भारत में आए तो अपने साथ कुछ ऐसी चीज लाए होंगे जो भारत को उससे फायदा होने वाला था। कुछ नुकसान भी हुआ है, क्या कुछ फायदा भी हुआ है। अच्छा चलो जानते हैं क्या क्या चीज लेके आए। जैसे बात करें प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से लाए, तो आप बोलेंगे जो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण है वो कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे पुर्तगाल से आया। तम्बाकू अकबर के समय पे लाया था ना एक व्यक्ति। कौन लाया था अकबर के समय पे? बताओ जरा। अकबर के समय पे व्यक्ति आया था, विदेशी व्यक्ति था, वो पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल से जब आया तो उसने अकबर को दी क्या? तम्बाकू दी। तो अकबर ने क्या किया? तम्बाकू की खेती अपने यहाँ करवाना शुरू कर दिया। अकबर को आ गया मजा, हो बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे इसकी खेती करना चालू कर दो। कर दी भाई साहब ने खेती। और आजकल जानते हो तम्बाकू का कितना खतरनाक नुकसान हो रहा है। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इसकी शॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, पुश करके ले लेना बाद में। चलिए अब बात करते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों के भारत में देन क्या है भैया? पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों ने भैया क्या दिया भारत को? बात करते हैं उन चीजों के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि भैया दिया क्या? तो सबसे पहले जो दिया तम्बाकू दे दी। अच्छा भैया, इतनी अच्छी चीज नहीं भैया, खराब चीज। क्या बोलेंगे? खराब चीज। तम्बाकू। तम्बाकू दे दी, हाँ जी भैया, तम्बाकू इन्होंने दे दी। तम्बाकू बात करें तो सबसे पहले कौन लेके आया था? तो आप बोलेंगे वर्नोल था। एक व्यक्ति था जिसका नाम है वर्नोल। वो किसके दरबार में आया था? आपके अकबर के दरबार में आया था। किसने दी? वर्नोल ने दी। वर्नाल। किसने किसको दी? अकबर को दी। से तम्बाकू खेती करवाई। किसको? तम्बाकू की खेती करवाई, शुरू की। इसने भैया बोला कि आप महाराज यहाँ पे अपनी तम्बाकू खेती करो, बहुत व्यापार होगा, बहुत मुनाफा होगा अपने को। तो क्या कर दिया अकबर ने? अकबर ने अपने यहाँ नशीले पदार्थ जिसको कहते हैं तम्बाकू, जिससे वर्तमान समय में लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग जिससे बीमार होके चले जाते हैं कहाँ? अस्पतालों में। और कोई कोई तो फिर
भगवान को प्यारा हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये करते हैं तम्बाकू वाले हाल। तो भैया ये चीज़ है नुकसानदायक। ओके, क्या कहेंगे, नुकसानदायक। फिर इनके और क्या देन है भैया, तो आप लोग जानते हैं कुछ सब्जियां, जैसे बोले आलू, टमाटर। आलू आलू और टमाटर की खेती किसने करी, तो आप बोलोगे इनकी इनकी देन है। तो आलू कहाँ से आया, तो आप कहेंगे भैया आलू जो है वो पुर्तगाल से आया। क्या बोलेंगे, आलू जो है पुर्तगाल से आया। टमाटर, क्या बोले, टमाटर, आहा, टमाटर बड़े मजेदार, आहा, टमाटर बड़े मजेदार। ये वाला गाना सुना है ना आप लोगों ने, तो वही वाले क्या बोलेंगे, ये टमाटर। इनकी खेती यहाँ पे होने लगी। क्या होने लगा भैया, इनकी खेती यहाँ पे होने लगी। बात करें फलों में, तो फल में आप जानते हैं पपीता, पपीता। एक गाना चला था ना अभी, देहात गाना है पपीता वाला। तो पपीता भैया, अमरूद, कौन सा, अमरूद। और फिर बोले अनानास। ये और भी चीजें हैं, पर ये लोग थोड़ी इंपॉर्टेंट रख लो, इनको जो है पूछा जाता है पेपर में। क्या बोलेंगे, इनको थोड़ा पूछा जाता है पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें। क्या बोलेंगे, आलू टमाटर की खेती, पपीता, अमरूद, अनानास। खेती और भी चीजों की हुई है, पर ये चीजें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आलू जो है किसका राजा है, आप बोलेंगे सब्जियों का राजा है। फिर फिर हम लोगों ने क्या लिया इन लोगों से, क्या दिया पुर्तगाली ने, आप बोलेंगे भैया प्रिंटिंग प्रेस। अभी आप लोग जो पोस्टर वगैरह देखते हो ना, छपे होते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप बोलेंगे भैया इसकी शुरुआत जो है यहीं से हुई, पुर्तगाली से। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ से करी, आप बोलेंगे पुर्तगाली ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी भारत के अंदर। बात करें बात करें जहाज का निर्माण, तो आप जो जहाज, जो आप लोग बड़े बड़े जहाज समुद्र में देखते हैं, वो निर्माण कहाँ से शुरू हुआ, तो आप बोलेंगे भैया यहीं से शुरू हुआ। इन लोगों ने हमें जहाज निर्माण की कला सिखाई, कि जहाज निर्माण की कला, कैसे जहाज निर्माण करना है। तो हमने क्या क्या चीज़ें ले ली, तब बात कर लो। पहले ले लिया हमने तम्बाकू ले ली, ये तो अच्छी चीज़ नहीं थी, खतरनाक थी, पर ले ली। इससे भारत का मुनाफा होता है, भारत गवर्नमेंट का। ओके, ना कि लोगों का, घर का लोगों का नुकसान होता है, गवर्नमेंट का मुनाफा होता है, पहली बात। दूसरी बात, आलू टमाटर की खेती ली। फिर इसके बाद पपीता, अमरूद और अनानास, ये फल ले लिया हमने। प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना करी, इन लोगों ने, किसने करी, पुर्तगालियों ने। फिर क्या किया, जहाज निर्माण कला, बड़ी इंपॉर्टेंट कला है। इससे क्या हुआ, आने जाने में सुविधाजनक हो गया, समुद्र के रास्ते। पहले के लिए बहुत मुश्किल होता था, जमीन के रास्ते चलना, तो समुद्र के रास्ते जाना आसान हो जाता था, पर समय ज़्यादा लगता था। अभी भी समय ज़्यादा लगता है कंपेयर टू रोड के। ओके, कंपेयर टू बाय रोड जाना थोड़ा आसान हो जाता है, अगर आप बाय एयर जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, वाई एयर तो आपके लिए बहुत आसान है। तो दोस्त, यही बात यहाँ से शुरू होती है। बात करें इन लोगों ने और क्या दिया, आप लोग जानते हैं गोवा में एक पहली चर्च बनी, पहली चर्च। अगर बात करें पहली चर्च का निर्माण कब हुआ था, तो आप बोलोगे 1510 में ही पहली चर्च का निर्माण हुआ। जब इन लोगों ने गोवा को छीन लिया, तब इन लोगों ने गोवा पे एक निर्माण करवाया, किसका, गोवा में एक निर्माण करवाया जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। कौन सा, सेंट थॉमस चर्च, सेंट थॉमस चर्च। ये एक चर्च थी जिसका नाम था सेंट थॉमस चर्च। ये कहाँ पर थी, केबला में थी। ओके, केबला में ये निर्माण थी। ओके, फिर क्या हुआ, और क्या चीज हुई, और चीजें के बारे में बात करते हैं, जैसे 1661 की बात करूं। 1661 में क्या हुआ, 1661 में एक रानी थी जिसका नाम था कैथरीन बेबजीज, बेगजीज। कैथरीन बेबजीज की जो शादी है किसके साथ होगी, राजकुमार चार्ल्स सेकंड से होगी। किससे, कैथरीन बेबीज की शादी राजकुमार चार्ल्स सेकंड से होगी। हाँ जी भैया, होगी। हुआ क्या अब इस चीज में, इसमें क्या बात हुई, शादी होगी, अच्छी बात है, पर मामला यहाँ शुरू होता है कि शादी जब हुई तो दहेज में क्या दिया गया। तो भाई साहब, दहेज में अपना भारत का जो एक जिला पड़ता है, राज्य पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मुंबई, ये मुंबई को दे दिया, महाराष्ट्र का जिला है एक, मुंबई। दहेज में पूरा पूरा मुंबई दे दिया कि ले जाओ भैया, जैसे इनके बाप का था। तो क्या इन्होंने सबको दे दिया, किसने दे दिया, तो इन लोगों ने क्या किया, मुंबई को इन्होंने दहेज में दे दिया कि ले जाओ भाई, दहेज में ले जाओ। तो क्या किया, मुंबई को इन्होंने चार्ल्स थॉमस को दहेज में दे दिया। पुर्तगाली पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, कैथरीन बैगरेज, बैगोज की शादी किससे हुई, शादी चार्ल्स सेकंड से हुई।
शादी ब्रिटिश के राजा थे, ब्रिटिश का राजकुमार, राजकुमार चार्ल्स, कौन सा कौन सा बोलेंगे आप? बोलेंगे चार्ल्स सेकंड। क्या बोलेंगे? चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड से हुई। अच्छा, ये शादी तो होगी, ये अच्छी बात है, पर शादी के मामले में चीज यहाँ पे आ जाती, फंस जाती है कि शादी में दिया क्या? शादी में इन्होंने दे दिया दहेज में, भाई साहब, दहेज में दे दिया मुंबई को, कि भैया ले जाओ, ये मुंबई हमारी है। दहेज में, दहेज में दे दिया बम्बई को, मुंबई, जहाँ आज वो फिल्म इंडस्ट्री है। ब्रिटिश के रहता चार्ल्स सेकंड को क्या मिला दहेज में? दहेज में मिल गया मुंबई। ओके दोस्त, तो इसको भाई साहब दहेज में मुंबई दे दिया। किसने दे दिया? आप कहेंगे पुर्तगालियों ने दे दिया, कि भाई साहब आप ये ले जाओ, इससे अपना जो करना हो करो, यहाँ से जाओ, आप मुंबई तुम्हारी है, अब यहाँ मुंबई से जो भी मुनाफा होगा वो आपका ही होगा। किसका? चार्ल्स सेकंड का। और ये था भाई साहब ब्रिटिश, वही ब्रिटिश जिसने भारत पे 200 वर्ष तक शासन किया है। ओके, पर अगर बात करें जाने के क्रम में, तो जाने के क्रम में सबसे बाद में कौन गए हैं? जो सबसे पहले आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? आप कहेंगे पुर्तगाली जो आए हैं सबसे पहले आए हैं। और गए कौन? पुर्तगाली सबसे बाद में गए हैं। कब गए? आप बोलेंगे 1961 में गए। कब गए? 1961 में गए। अच्छा भैया, 1961 में चले गए। और क्या हुआ भैया? फिर क्या हुआ? फिर बात आ जाती है यहाँ पे, प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर उसको जानते हैं। जैसे बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका को भैया कब? 1669 में। 1669 में क्या हुआ? श्रीलंका को डचों से छीन लिया। डचों ने छीन लिया। किससे छीन लिया? पुर्तगालियों से छीन लिया। अच्छा जी, हाँ, छीन लिया जी, पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया। किसको छीना? आगे में श्रीलंका को ले लिया, बोला श्रीलंका हमारी, हमें दो। अच्छा भैया, ऐसी कैसी बात होगी? श्रीलंका किसी की, ऐसे कैसे हो सकता? किसी घर की खेती थोड़ी ना है कि ले जाओ। पर भाई साहब, उस समय तो कुछ भी हो सकता है। जिसके पास पावर ज्यादा वो आदमी ताकतवर, जिसके पास पावर ज्यादा वो आदमी ताकतवर। तो इसने क्या किया? श्रीलंका को छीन लिया। और डचों ने क्या हुआ? 1659 में श्रीलंका श्रीलंका को डचों ने छीन लिया। अब आपको पता है छीन लिया किससे छीना होगा? ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, किस किससे छीना। छीन लिया, किससे छीन लिया होगा? आप जानते हैं छीना किससे होगा? वो छीने पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगाली थे उस समय। तो भैया इसके बाद ये खत्म हो गया, यहाँ से इनका प्रोसेस खत्म हो गया। डच लोग आ गए। अब डच के बारे में पढ़ लेते हैं, चलो नया टॉपिक डाल लो। डच, डच क्या थे? डच का कार्य क्या था? डच कैसे काम करते थे? उन सब के बारे में बात करते हैं। डच सबसे पहले आए कब? तो आप लोग जानते हैं डच जो आए वो आए 1596 में। अच्छा भैया, 1596 में आए तो कंपनी इन्होंने कब स्थापित कर दी? तो कंपनी इन्होंने 1602 में करी थी। अच्छा जी, 1602 में करी। कब आए? आने का क्रम क्या है? 1596 में आए। बात करें कंपनी, सब जानते हैं 1602 में। 96 में आए, दो में कंपनी स्थापित कर ली। अच्छा भैया, कर ली, दसों ने कंपनी स्थापित कर ली। चलिए आगे बढ़ गए। पहले डच यात्री कौन आया? तो पहला डच यात्री जो आया, कॉलनिस्ट द हाउटमैन, जिसको हम द हाउटमैन के नाम से जानते हैं नॉर्मली, द हाउटमैन। इतना याद कर लो, द हाउटमैन। पहला डच यात्री कौन आया? यात्री, तो आप कहेंगे भैया पहला डच यात्री जो आया था हाउटमैन था। द हाउटमैन पहला डच यात्री था। ओके दोस्त, ये भारत आ गया, आ गया। फिर क्या हुआ? इसने पहली फैक्ट्री बनाई। पहली फैक्ट्री कब स्थापित कर दी? आप बोलेंगे जो पहली फैक्ट्री स्थापित करी 1602 में करी। कहाँ पे करी? आप कहेंगे भैया मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री लोगों ने स्थापित कर दी। कब करी? 1605 में। कहाँ? मसूलीपट्टनम। याद रहेगा? बोलेंगे जरूर याद रहेगा। पट्टनम, मसूलीपट्टनम कहाँ पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद भैया इन्होंने फिर सेकंड फैक्ट्री स्थापित करी। दूसरी फैक्ट्री फिर करी। तो दूसरी फैक्ट्री कब कर ली?
बोलोगे 1610 में, जस्ट 5 वर्ष बाद। ये कहाँ करी? आप गए पुल्लीकट। कहाँ पे? कहाँ बोलेंगे? पुल्लीकट में। पुल्लीकट कहाँ पड़ता है? आप बोलेंगे केरल के अंदर। अच्छा भैया, ये बुई पुल्लीकट है जहाँ पे वो आया था? कौन आया था? बताओ, कौन आया था? आप बोलेंगे भैया वहां पर आया था वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। 1498 में। ओके दोस्त, तो ये अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ 1492 के बाद हम लोग बात कर रहे थे, 1453 की बात। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते आए। ये अंग्रेजों का समय भी है, और यहाँ पे मुगल का समय भी चल रहा है। तो बताओ इस समय शासक कौन था? मुझे एक बार बताओ, शासक कौन था मुगल का? 1616 में इन्होंने की सूरत में कंपनी स्थापित करी। अच्छा भैया 1616 में, फिर 1645 में इन्होंने स्थापित करी एक कंपनी। फिर इनका भैया क्रम हो गया कंपनी स्थापित करने का। फिर वो कंपनी 1645 में कहाँ पे करी? आप बोलेंगे करुकर्क में। करुकल, करुकर्कल। ओके, तो यहाँ पे ये कंपनी स्थापित की। नाम भैया ऐसा जो का हो रहा है। ओके, तो ये बात। अगर बात करें डचों का पतन कब हो गया? डच ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। डचों का पतन, पतन का मतलब क्या हुआ कि डच कब खत्म हो गए, कब यहाँ से चले गए। तो आप कहेंगे कि बेदरा का युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ? बेदरा के युद्ध के बाद डचों का पतन खत्म हो गया, फिर आ गए अंग्रेज। बेदरा का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था? आप बोलोगे 1759 में हुआ। अच्छा भैया 1759 में खत्म हो गए ये लोग। हाँ, बेदरा कहाँ पड़ता है? आप बोलोगे कोलकाता में। कलकत्ता या कोलकाता? तो ये पड़ता है भैया बेदरा। यहाँ पर इनका युद्ध हुआ, और ये लोग इनको खत्म कर देते हैं। किसको खत्म करते हैं? आप बोलेंगे भैया ये लोग खत्म कर देते हैं किसको? डचों को। अब भैया डचों का क्रम खत्म हो गया। हाँ जी भैया, डच खत्म हो चुके हैं। अब डचों के बाद वही व्यक्ति जिसने भारत पे शासन किया 200 वर्ष तक, कौन? अंग्रेज। अब बात करेंगे हम लोग अंग्रेजों के बारे में। इनको क्लियर कर दो डचों को। चलो, डचों के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, जानने के लिए भी ज्यादा जरूरी नहीं है ना। बस ये जान लो कि डचों का जो प्रथम व्यक्ति आया वो कौन आया? द हाउंटमैन आया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में, पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाकी कुछ याद नहीं रखना बस। और एक चीज जान लेना, श्रीलंका को इन्होंने छीना, किससे छीना? आप बोलेंगे पुर्तगालियों से छीना। कब छीना? आप बोलेंगे कब छीना? बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। फिर बात करें अंग्रेज। ये भैया आए 1600 में। कब आए? ये आए भैया 1600 में। 1600 में आ गए। अच्छा दोस्त, 1600 में आ गए। ये किसके समकालीन हुए अंग्रेज? तो आप कहेंगे भैया अंग्रेज जो समकालीन थे वो किसके समकालीन? अकबर के समकालीन थे। अकबर का शासनकाल उस समय चल रहा था। अच्छा जी, ये समकालीन किस व्यक्ति के थे? तो आप कहेंगे अकबर के समकालीन थे। अकबर फर्स्ट या सेकंड? आप कहेंगे अकबर फर्स्ट। ओके, तो अकबर फर्स्ट के ही समकालीन थे। इनकी कार्रवाई के बारे में जानते हैं, इन्होंने क्या क्या कार्रवाई करी भारत में आने के बाद, क्या क्या काम किए? क्योंकि कुछ ना कुछ व्यक्ति जब आएंगे वो काम तो काम कुछ ना कुछ करेंगे। तो सबसे पहले ये भारत जब आए, तो उन्होंने सबसे पहले जब 1600 में आए भारत, तो उन्होंने कंपनी स्थापित करी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। EIC की स्थापना कौन कर देती है? आप कहेंगे हम लोगों ने जो सुना है EIC की स्थापना करा अंग्रेजों ने। और यही वो कंपनी जिसके माध्यम से अंग्रेज हम पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? आप बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वही कंपनी जिसने हम पे शासन किया? बोलेंगे हाँ भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब कर दी? आप बोलोगे 1600 में। 1600 में कर दिया। अच्छा, किसने समय दिया इसको? किसने कहा कि कर लो? भैया अकबर ने। अकबर ने कहा चलो भैया आ गए तो अब कंपनी स्थापना कर लो। अकबर ने टाइम दिया। किसके समय पे हुआ? अकबर के समय पे हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। अकबर के समय पे हुई तो अकबर ने परमिशन दी होगी तभी हुई होगी। हाँ भैया, अकबर ने परमिशन दी तब इसकी स्थापना होगी। ओके दोस्त, चलिए। अब क्या हुआ? जब ये कंपनी यहाँ से भारत से शासन कर रही थी, भारत से व्यापार कर रही थी, तो इन लोगों ने, जो व्यापारी थे, वो भारत भारत से जब अपने बाद देश इंग्लैंड वापस गए,
ब्रिटिश वापस गए। तो ब्रिटिश जब जाके तो इन्होंने अपनी रानी से कहा कि महारानी, हमारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है, पर हमें कुछ परमिशन दी जाए जिससे हम लोग भारत के साथ और व्यापार कर सकें। तो और व्यापार करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी महारानी एलिजाबेथ एलिजाबेथ के पास गए और उनसे बोला कि महारानी हमें कुछ परमिशन दो। तो महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, 15 साल का मैग्ना कार्टा जारी किया, क्या किया, चार्टर जारी कर दिया। बोला कि अब आप 15 साल तक भारत के साथ व्यापार कर सकते हो। तो 15 साल के साथ इन्होंने क्या किया, व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा जारी करवा लिया। किसके किसके कहने पर, आप बोलेंगे एलिजाबेथ के कहने पर। एलिजाबेथ कौन थी इसकी, इनकी राजधानी थी एलिजाबेथ। 15 साल, 15 वर्ष का चार्टर। आप लोग पढ़ते हैं ना, चार्टर एक्ट, ये चीज के बारे में बात है। ओके, 15 साल का चार्टर दिया कि भाई साहब आप 15 साल तक भारत के साथ व्यापार कर सकते हो। अब बात करते हैं पूर्वी देश। तो पूर्वी देश कौन था भैया, तो आप बोलेंगे पूर्वी देश। पूर्वी मोनोपोली इन लोगों ने लागू कर दी, मोनोपोली। ये देश, ये क्या थी, पूर्वी मोनोपोली के माध्यम से इन लोगों ने लागू कर दिया। पूर्वी मोनोपोली के माध्यम से आप लोग भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो ये मोनोपोली लागू करती है, बोलो भैया हाँ लागू कर। आए कैसे, तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखो 1600 में इनकी कंपनी स्थापित हुई। कंपनी कहाँ स्थापित हुई, आप बोलेंगे ब्रिटेन में स्थापित हुई। ब्रिटेन में जब इनकी कंपनी स्थापित हुई तो उस समय इन लोगों को लगा कि हाँ यार कंपनी स्थापित करते, आप कहाँ जाए, आप भारत में जाए। तो भारत में ये लोग कब आ गए, तो आप कहेंगे 1608 में ये लोग भारत में आए। भारत में जब आए तो कहाँ आए, आप कहेंगे सूरत में आए। कब स्थापित कर ली कंपनी, 1608 में सूरत में स्थापित करी। यह 1608 में सूरत सूरत आए, क्या आए, सूरत आए। अच्छा दोस्त, सूरत आए। तारीख क्या थी, तारीख बता सकते हो, आप बोलोगे 24 अप्रैल, 24 अगस्त 1608। 24 अगस्त 1608 में कहाँ आए, आपके ये सूरत में आए। अब बात करें इन्होंने अपना वर्चस्व कैसे स्थापित कर दिया भैया। अच्छा जी, ये आ तो गए हैं, धीरे धीरे ये लोग अपना वर्चस्व भी स्थापित करेंगे, जानेंगे कि मैं कैसे शक्तिशाली बन सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 1611 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा। कौन सा, जिसमें इनका एक, जो ब्रिटेन का एक नेतृत्व करता था वो था मिल्टन। कौन था, मिल्टन। मिल्टन जो आया उसने स्वाली का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध, स्वाली का युद्ध। कब लड़ा गया, 1611 में। किस किस के मध्य, आप बोलेंगे ब्रिटेन के मध्य और पुर्तगालियों के मध्य, अंग्रेज एवं पुर्तगाली। तो इसमें जीत कौन गया भैया, अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित करना शुरू किया। 1611 फैक्ट्री स्थापित करी मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1613 में सूरत में सफाई, जो कि स्थायी थी, सॉरी सफाई हो रहा है, स्थायी थी। क्या बात करेंगे, क्या बात करें, अच्छा 1611 में मिल्टन, मिल्टन क्या किया, मिल्टन ने स्वाली का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध। स्वाली के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज मजबूत होना शुरू कर दिए। ओके, स्वाली का युद्ध हुआ, किस किस के मध्य में हुआ, आप बोलेंगे अंग्रेज बस इसमें पुर्तगाली। कौन से, बल्सिस में भैया थे पुर्तगाली। हार कौन गया, पुर्तगाली, जीत कौन गए, अंग्रेज जीत गए। ओके दोस्त, ये लोग जीत गए। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करना शुरू किया, किसने, अंग्रेजों ने। चलिए, पहली फैक्ट्री, फैक्ट्री बोले या केंद्र बोले, 1611 में कहाँ करी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ओके दोस्त, उसके बाद दूसरी, सेकंड, 1613 में सूरत में। कहाँ करी, आप कहेंगे 1613 में इन्होंने दूसरी करी जो सूरत में करी। ये थी स्थायी, पहली थी अस्थायी, दूसरी थी स्थायी। सूरत में जो फैक्ट्री हुई वो स्थायी फैक्ट्री थी। मेन मायने में, सही मायने में जो फैक्ट्री स्थापित हुई वो सूरत में हुई। बाकी जो, अगर बात करें मसूलीपट्टनम, वो स्थायी फैक्ट्री नहीं थी, अस्थायी फैक्ट्री थी। ओके दोस्त, यहाँ तक क्लियर है। चलिए,
ओके दोस्त, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर उसके बाद आगे जानेंगे इनके उद्देश्य और नीतियों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या जानेंगे, अंग्रेजों के उद्देश्य और अंग्रेजों की नीतियों के बारे में, कि भैया अंग्रेजों के उद्देश्य क्या थे भारत आने के, और इनकी नीतियाँ कौन कौन सी नीति इन्होंने लागू करी, जैसे राज झड़प नीति हो गई, ओके, सहायक संधि के माध्यम से लोगों ने भारत को लूटने की कोशिश करी, ओके, तो ये सब इनको घेर की नीति, बहुत सारी नीतियाँ थी इनकी, ओके। फिर बात करते हैं, जैसे कि बात करें उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य क्या थे, भारत को जीतना है, कैसे जीतना, भारत के लोगों से जीतना है, कैसे जीतना, भारत के पैसों से जीतना है, कैसे जीतना है, भारत को लोगों को एक एक करके हराना है, ओके, तो भारत के साथ रह के भारत को हराना है, तो ये इनके उद्देश्य थे इन लोगों के। तो इस उद्देश्य से ये लोग भारत आए थे, क्योंकि उनको पता था भारत सोने की चिड़िया है। कहने के तात्पर्य भारत में बहुत ज़्यादा पैसे थे, खजाना था, मसाले थे, इनको लूट के ले जाना था, ओके। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं टॉपिक को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।